हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अपने नए वीडियो में। तो आज हम करेंगे फिटर थ्योरी के अगले क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन हम पहले कवर कर चुके थे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर भारत स्किल पीडीएफ है जो उसके 30 से आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं वो सीधा आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं आज 31वें क्वेश्चन के साथ। इससे पहले मैं 30 क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वो आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप वहां से देख लेना, और वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर से जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले और 31वें क्वेश्चन के साथ। तो 31वां क्वेश्चन क्या है, देखो। लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये लैपिंग टूल है। इसके अंदर जो एक्स दिखाया हुआ है ये हमारा स्लिट है। तो ये स्लिट है, तो इसका काम क्या होता है, स्लिट का काम जो टूल है उसके साइज को छोटा या बड़ा करने का। तो इसके अंदर देखो, ये सबसे पहले आपको एक नट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नट को जब हम टाइट करते हैं तो इसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। और जब हम उसको ढीला करते हैं तो उसका साइज कम हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या हमारा, लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है। तो स्लिट मैंने आपको बता दिया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर जो 31वां क्वेश्चन था, इसी के अंदर था कि ये स्लिट का क्या उद्देश्य होता है, इसके साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए। तो इस 32वें क्वेश्चन के अंदर हमारा कौन सा आंसर ठीक होगा, आंसर बी, विस्तार के लिए, ठीक है। और 31वें का हमारा आंसर ठीक होगा ए, स्लिट। तो क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है दोस्तों, लैपिंग लार्ज डायमीटर। तो इसमें क्या होता है कि एक लकड़ी का ब्लॉक होता है, उसको आगे पीछे करके काम करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन क्रिया इसके उसको आगे पीछे करके एब्रेसिव उस पे लगे होते हैं, तो उससे क्रिया की जाती है। तो वो ये क्या है, लैपिंग लार्ज डायमीटर, ठीक है। तो इससे आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है, कास्ट आयरन और एलो मटेरियल की ओनिंग के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड का, ठीक है। तो आंसर हमारा सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है कि सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है, यानी उसका जलने का खतरा नहीं रहता। तो वो कौन सी होती है, इंडक्शन हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा हमारा, डी, इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्ठी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है दोस्तों, एनीलिंग। उसका नाम होता है एनीलिंग, ठीक है। तो एनीलिंग क्या होती है कि किसी भी पार्ट को, जो स्टील का पार्ट है, उसको मशीनिंग योग्य इसके अंदर बनाया जाता है और भट्ठी में बहुत धीरे धीरे गर्म किया, वो ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो वो हमारा आंसर यहाँ पे आंसर ए, एनीलिंग, ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है, यानी उसको उसी सिचुएशन में लाने की प्रक्रिया क्या है। तो स्टील को की रिफाइन स्ट्रक्चर लाने के लिए क्या किया जाता है कि जब उसके ऊपर ऑपरेशन किए जाते हैं, हैमरिंग की जाती है और कुछ भी ऑपरेशन किए जाते हैं, तो उसके जो अंदर की बनावट होती है, ग्रेन संरचना होती है, वो बदल जाती है। तो उसको रिफाइन करने के लिए क्या होता है, वो उसको रिफाइन करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है। तो हमारा यहाँ पे आंसर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि
की जाती है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन से ही देख सकते हो, गर्म साल्ट बाथ, यानी बाथ है तो यहाँ पे हमारा लिक्विड जरूर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी होगा, लिक्विड कार्बोरेजिंग, ठीक है। तो आंसर डी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। तो एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या है दोस्तों, यदि हम इसका फ्रंट व्यू देखें तो फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमको ये गरारी की तरह दिखेगा, और जो सप्लाइन सापट होती है इसके अंदर, ये जो है सप्लाइन सापट है हमारी। अगर हम इसका सही क्वेश्चन देखें तो निमी ने इसका सही क्वेश्चन कौन सा माना है, दांतेदार सापट, निमी ने इसका सही क्वेश्चन माना। तो अब हम यहाँ पे आंसर सी यहाँ पे ठीक करेंगे, ठीक है। तो ये सी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, किसकी का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो सापट और अब दोनों में कटे कीवे में फिट होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले जो 30 क्वेश्चन किए थे उनके अंदर मैंने बताया था आपको कि हमारा जो संघ की होती है और एक सैडल की होती है। तो जो संघ की होती है हमारा, उसके अंदर दोनों में सापट और अब दोनों के अंदर कीवे कटे होते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, संक की। तो आंसर ए हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 41, टेपर्ड सापट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी होती है। जो टेपर्ड सापट होती है उस पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी होती है, वुडरफ की। नीचे से ये अर्ध गोलाकार अर्धवृत्त में होती है और ऊपर से फ्लैट होती है। जो टेपर्ड सापट होती है जो उसके अंदर कीवे काट दिया जाता है, नीचे तो ये हाफ राउंड कीवे काट दिया जाता है, उसके अंदर वहाँ पे फिट हो जाती है, और ऊपर प्लेन सतह है जो वहाँ पे फिट हो जाती है। तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, वुडरफ की का। तो आंसर सी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सर्कुलर टेपर की कैसी होती है, मान लो एक रोड है बिल्कुल छोटे साइज की, यानी कि जितने की साइज की का साइज होता है उतने साइज की रोड है, वो टेपर में होगी, और टेपर में कैसी होगी, गोलाकार, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर टेपर की। वो कहाँ पे यूज की जाती है, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के हल्के कार्यों के लिए वो यूज की जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। सापट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बीयरिंगों को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। तो जो प्लेन बीयरिंग होते हैं उनके पास में क्या लगा दिए जाते हैं, बुश लगा दिए जाते हैं, और वो बुश किसके द्वारा फिट कर दिए जाते हैं, की या स्क्रू के द्वारा, ठीक है। तो सापट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बीयरिंगों को की या स्क्रू के द्वारा फिट किया जाता है, ठीक है, पोजीशन में रखा जाता है। तो इसका आंसर हमारा सी ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। इस की का नाम क्या है। तो ये की आप देखो, जो हमने पहले भी बताया था कि जो संघ किया था उसके अंदर क्या था कि दोनों के अंदर हमारे कीवे कटे हुए थे, अब के अंदर भी और सापट के अंदर भी। इसके अंदर क्या है, केवल सापट के अंदर या अब के अंदर एक जगह कटा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी होगी, सैडल की, और सैडल की कौन सी है हमारी, फ्लैट सैडल की, ठीक है। तो इसका जो प्रोफाइल है ये फ्लैट है, तो इसके लिए हमारी ये कैसी होगी, फ्लैट सैडल की। तो क्वेश्चन नंबर 45, इस की का नाम क्या है। तो इसकी का नाम क्या है, ये जिब हेड की है, ठीक है। तो आपको एक ही की दिखेगी ऐसी जिसका एक अलग से हेड दिखाई देगा, तो ये कौन सी की होगी हमारी, जिब हेड की। इसको की या सापट के अंदर से आसानी से, बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 को देखो एक बार। ताले की मरम्मत और चाबियों में आर्डनोज की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, वनरिंग फाइल। वनरिंग फाइल मोटाई में थोड़ी पतली होती तो उसका वहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, इस स्क्रू का नाम क्या है। इस स्क्रू का क्या नाम है, हैमर ड्रिवन स्क्रू, यानी इसको हैमर की चोट के द्वारा ही, जब कोई कास्ट आयरन की बॉडी होती है तो उसके ऊपर नेमिंग करनी होती है, प्लेट लगानी होती है, तो उसके ऊपर ये स्क्रू फिट किया जाता है। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या होगा,
बी ड्राइवर स्क्रू। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, लॉक वाशर का क्या फायदा है? तो लॉक वाशर का क्या फायदा होता है? जो कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकता है। ठीक है, तो जब वाशर लगाते हैं तो नट बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट हो जाता है और अपना क्षेत्रफल वाशर का क्या कार्य होता है कि उसको कंपन से रोकता है और बोल्ट या जो नट होता है उसको खुलने से बचाता है। तो ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पे इसके अंदर डी ठीक हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इस स्क्रू का ड्राइवर का नाम क्या है? तो इस स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है? देखो, इसके दोनों पॉइंट है जो 90 डिग्री के ऊपर मुड़े हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे ऐसे स्क्रू ड्राइवर जो सिंपल जगह पे काम नहीं आते, जहाँ पे सिंपल स्क्रू ड्राइवर काम नहीं आ सकते, वो यूज में नहीं लाए जा सकते, वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता। तो इनके दोनों पॉइंट है जो 90 डिग्री पर मुड़े होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो इसका आंसर हमारा ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? तो इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? ये हमारा देखो स्प्रिंग टाइप आपको दिख रहा है, तो ये स्प्रिंग वाशर है। जो नट होता है उसके नीचे इसको लगा दिया जाता है, तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा स्प्रिंग वाशर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो, जिब एडेड की का उपयोग करने का क्या फायदा है? तो मैंने आपको बताया था कि उसको आसानी से बिल्कुल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कौन सा आंसर दिया हुआ है? आंसर बी। आंसर बी हमारा आसानी से निकाला जा सकता है, ये हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? जो नुकीले कोने होते हैं उसके लिए बैरेट फाइल का यूज किया जाता है। बैरेट फाइल कैसी होती है? देखो कि जो हमारी ट्रायंगुलर फाइल होती है बिल्कुल उसके आकार की होती है, लेकिन जो ट्रायंगुलर फाइल होती है उसके तो तीनों जो सिरे हैं, तीनों कोण हैं 60 डिग्री के होते हैं, और जो ये बैरेट फाइल होती है इसके दो कोण बराबर होते हैं और एक जो नीचे बॉटम वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, और केवल बॉटम पर ही इसके दांते कटे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बैरेट फाइल है जो ये नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए वहाँ पे यूज की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, इस फाइल का नाम क्या है? तो इस फाइल का नाम क्या है? हमारा टिंकर फाइल। टिंकर फाइल जो बड़े क्रॉस सेक्शन होते हैं उनके ऊपर फाइलिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। जो इसका बॉटम सरफेस होता है केवल उसके ऊपर दांते कटे होते हैं, ऊपर ये हैंडल फिट होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है? टिंकर फाइल। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसी भी आकृति की पुष्टि करनी है कि उसकी आकृति कैसी है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोफाइल गेज का। किसी भी चीज की आकृति ज्ञात करनी है, हमें उसकी प्रोफाइल को जांचनी है, प्रोफाइल कैसी है, तो उसके लिए प्रोफाइल गेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो आंसर ए हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, फिलर गेज का उद्देश्य क्या है? तो पहले हमने वीडियो किया था जो, उसके अंदर मैंने बताया था कि फिलर गेज कहाँ पे यूज किया जाता है? जो दो मिलने वाले भाग होते हैं उनके बीच के गैप की जांच करने के लिए। ठीक है, तो ये एक, तो पहली बात तो ये चार के सेट में मिलता है, 1 2 3 4, और एक पे अलग अलग पत्तियां होती हैं जिन पत्तियों पे उनका साइज लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो मिलने वाले भाग होते हैं उनके बीच के गैप की जांच करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका क्या आंसर? हमारा आंसर डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 56, इस गेज का नाम क्या है? तो इस गेज का नाम क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज।
तो इससे क्या होता है, जो कोई भी वायर होती है उसका साइज मापा जाता है। जैसे आपको ये इसके अंदर खांचे दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर साइज लिखा होता है, इनके ऊपर ये इतने का है, ये इतने का है। तो उसके अंदर वायर को या कोई भी सीट है, पतली सीट, उसको उसके अंदर डाल के देख लिया जाता है, जिसके अंदर वो फिट होती है वही उसका साइज होता है। तो उसका क्या होगा हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड वायर गेज। तो इसको एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि एस डब्ल्यू जी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो क्या होगी हमारी स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, तो आंसर हमारा डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो बाहरी व्यास की, तो हमने जब सबसे पहले क्वेश्चन पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर किया था हमने रिंग गेज। ठीक है, तो रिंग गेज का प्रयोग हमारा यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या दिया गया, प्लेन रिंग गेज। आंसर बी देखो यहाँ पे, ऑप्शन बी प्लेन रिंग गेज। जो बाहरी व्यास होता है, देखो अंगुली पे क्या पहनी जाती है, अंगूठी। जो अंगूठी है बाहर का व्यास लेगी। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा प्लेन रिंग गेज। अगर टेपर होता तो थोड़ा टेपर रिंग गेज हो जाता। जो ये प्लग गेज दिए हैं, प्लग गेज क्या होते हैं, जो इंटरनल होल होते हैं उनके अंदर का व्यास मापने के लिए, इंटरनल साइज मापने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर क्या होगा, जो बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो उसके आंसर हमारा क्या होगा, प्लेन रिंग गेज। तो क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं कि आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी वही है जो हमने पहली वीडियो के अंदर किया था, जब स्लिप गेज के आंसर क्वेश्चन आए थे हमारे। जब दो स्लिप गेजों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनको क्या कहते हैं हम, रिंगिंग एक्शन में लाना। जब दो स्लिप गेज आपस में जोड़े जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिंगिंग एक्शन। ठीक है, तो आंसर डी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं कि साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो साइन बार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। तो इसके अंदर हमारा आंसर डी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है। तो साइन बार क्या होता है, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है कि उसके अंदर दो रोलर लगे होते हैं दोनों साइड के अंदर, और जो रोलर होते हैं, जो उन दोनों रोलरों के सेंटर होता है, दोनों रोलरों के सेंटर के बीच की दूरी को मापा जाता है, जिससे साइन बार की लंबाई आती है। तो इसके अंदर क्या, कौन सा आंसर ठीक है हमारा, रोलर के बाहरी केंद्र के बीच की दूरी, ये गलत है हमारा। रोलर के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी, ये भी गलत है। जो आंसर हमको सी दिखाई दे रहा ऑप्शन, रोलर के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये हमारा रोलर के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज का ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं वो सीधा आप तक पहुंच जाए।